गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में। तो चलिए बेटे हम देखते हैं कि क्या वेव थ्योरी ऑफ लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकती है। हमने 6th यूनिट में स्टडी किए थे कुछ फिनोमिनन्स जैसे कि इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, और इन्हें हमने एक्सप्लेन कर दिया था बड़ी अच्छी तरह से वेव पिक्चर ऑफ लाइट से। और इस पिक्चर के अकॉर्डिंग जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, और इस वेव के पास कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है उतने पोर्शन में, उतने एरिया में जहां तक ये वेव एक्सटेंडेड है। ठीक है, तो अगर हम वेव पिक्चर के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करें तो हम देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग जो मेटल सरफेस के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं वो रेडिएंट एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली अब्सॉर्ब करेंगे। तो एज अ रिजल्ट अगर हम इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दें तो जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स उस वेव के साथ एसोसिएटेड हैं उनका एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब मैंने इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को इंक्रीज कर दिया तो एज अ रिजल्ट जो एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन ने अब्सॉर्ब की वो भी इंक्रीज हो गई। तो दैट मीन्स जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे मेटल सरफेस में से उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी जब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीज हो जाएगी। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जितनी भी हो, अगर उसकी सफिशिएंटली हाई इंटेंसिटी है तो वो इनफ एनर्जी दे पाएगी इलेक्ट्रॉन को ताकि वो मेटल के सरफेस से बाहर निकल जाए। तो इसका मतलब वेव थ्योरी ऑफ लाइट फिर क्या कह रही है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी शुड नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कोई कंसेप्ट होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं क्योंकि जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इससे पहले वाले लेक्चर्स किए हैं वहां हमने ये चीजें पहले ही ऑब्जर्व कर ली हैं। वेव थ्योरी ऑफ लाइट कह रही है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करेगी इंटेंसिटी के ऊपर, जैसे इंटेंसिटी बढ़ाई वैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो गई। सेकेंड वेव थ्योरी कह रही है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसी कोई चीज होगी ही नहीं। ठीक है, लेकिन ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। और एक और बात जो देखने वाली है, जो थर्ड पॉइंट हम आगे देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि इन वेव पिक्चर अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन takes place continuously over the entire wavefront of the radiation। मतलब कि जो एनर्जी अब्सॉर्ब करनी है, रेडिएशन से जो एनर्जी अब्सॉर्ब करनी है वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को लेंगे। ठीक है, तो अगर हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी अब्सॉर्ब्ड पर इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, तो वो बहुत स्मॉल वैल्यू होगी। और अगर एक इलेक्ट्रॉन ने इनफ एनर्जी अब्सॉर्ब करनी है ताकि वो वर्क फंक्शन की लिमिट तक पहुंच सके और उसके बाद मेटल के सरफेस को छोड़कर बाहर जा सके, तो उसे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, शायद कुछ घंटे या शायद उससे भी ज्यादा टाइम लगेगा अगर उसने मेटल के सरफेस को छोड़ के जाना है तो। और ये भी एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गई जो हमने इससे पहले फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की ऑब्जर्वेशंस की हैं, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, उसमें कोई घंटों का टाइम नहीं लगता, मिनट भी नहीं लगते। हमने कहा था कि वहां तो 10⁻⁹ सेकेंड से भी कम टाइम लगता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की प्रोसेस को होने में। तो इसका मतलब क्या हो गया फिर कि जो वेव पिक्चर है दैट इज अनएबल टू एक्सप्लेन द मोस्ट बेसिक फीचर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक न्यू पिक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक्सप्लेन की, एक न्यू कॉन्सेप्ट वो लेकर आए ताकि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकें। और उसके अकॉर्डिंग जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है दैट डज नॉट टेक प्लेस बाय कॉन्टिन्यूअस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द रेडिएशन। उनके अकॉर्डिंग जो एनर्जी अब्जॉर्प्शन है ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस नहीं है बल्कि डिस्क्रीट है। रेडिएशन एनर्जी इज बिल्ट अप ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स, और उन यूनिट्स को उन्होंने कहा क्वांटा ऑफ एनर्जी ऑफ द रेडिएशन। हर एक क्वांटम ऑफ रेडिएशन एनर्जी की वैल्यू है h न्यू। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो चलिए अब हम स्टडी करते हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को।
तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है बेटे, उसमें इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी अब्सॉर्ब की रेडिएशन से, उसकी वैल्यू है एच न्यू। और ये जो एनर्जी है एच न्यू, ये स्पेंड होगी दो तरह से, मतलब दो तरह से इसको खर्च किया जाएगा। फर्स्ट पार्ट इसका वर्क फंक्शन के इक्वल होगा, और जो बाकी की वैल्यू बचेगी एच न्यू में से जब वर्क फंक्शन को माइनस कर देंगे तो जो बाकी की वैल्यू बचेगी वो बन जाएगी फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। तो दैट मीन्स पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड इन लिबरेटिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, जो कि वर्क फंक्शन के इक्वल है, और जो बाकी की एनर्जी है दैट विल बी यूज्ड इन इम्पार्टिंग काइनेटिक एनर्जी टू द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या चीज हो गई बेटे, जो एच न्यू है वो किसके इक्वल आ गया, फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहां पर काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब अगर यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो उसे हम डिनोट कर देंगे के मैक्सिमम के साथ। तो उस केस में वेलोसिटी जो होगी वो फोटो इलेक्ट्रॉन की दैट विल आल्सो बी मैक्सिमम, और उसे हम डिनोट कर देंगे वी मैक्सिमम के साथ। तो अगर हम थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लें तो काइनेटिक एनर्जी को हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले जाते हैं, और राइट हैंड साइड की तरफ हमारे पास क्या आ जाता है, एच न्यू माइनस फाई नॉट, और इसे मैंने मार्क कर दिया है इक्वेशन ए, क्योंकि आगे मुझे इस इक्वेशन को यूज करना है। एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब आगे देखिए बेटे, अगर इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी हो न्यू नॉट, ठीक है, तो उसकी एनर्जी कितनी हो गई, एच न्यू नॉट। और अगर ये वैल्यू सिर्फ इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर ही निकाल सके और कोई भी काइनेटिक एनर्जी उसे ना प्रोवाइड कर सके, तो उस केस में क्या होगा, फिर एच न्यू नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, वर्क फंक्शन के इक्वल, दैट इज फाई नॉट। और अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन ए में, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो पहले हमने डिराइव की थी वो क्या थी, एच न्यू माइनस फाई नॉट। अब यहाँ पर हम फाई नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एच न्यू नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विल बी इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। लेट्स मार्क इट एज इक्वेशन बी। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, इससे हम फोटो इलेक्ट्रिक जो एमिशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स थे उनको दोबारा से एक बारी रिवाइज करते हैं और इसकी हेल्प के साथ एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। Since one incident photon may eject one photoelectron from a metal surface, so number of photoelectrons emitted per second depends on the number of photons falling on the metal surface per second. आइंस्टाइन ने ये एज्यूम किया था कि एक इंसिडेंट फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को, एक फोटो इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे पर सेकेंड, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं फिर, कि एक सेकंड में कितने फोटॉन्स उस मेटल सरफेस के ऊपर फॉल कर रहे हैं। और जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है पर सेकंड, उन्हें हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं वो क्या डिफाइन करते हैं, वो डिफाइन करते हैं बेटे इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो एक तरह से हमारे पास क्या चीज निकल कर आती है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है that depends on the intensity of the incident radiation। क्योंकि अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो हम क्या इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो गए तो एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकलेंगे वो इंक्रीज हो गए, ठीक है। और यही हमारी स्टेटमेंट थी फर्स्ट लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की, जिसमें हमने कहा था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के साथ, ठीक है। और यही चीज एक्सप्लेन की है आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ने। अब सेकंड केस में देखिए बेटे, हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन बी। वहां पर अगर जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो, दैट मीन्स कि इफ न्यू इज लेसर देन न्यू नॉट, तो जो हमारे पास राइट हैंड साइड पर वैल्यू है न्यू माइनस न्यू नॉट, दैट विल बी नेगेटिव, और एज अ रिजल्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी नेगेटिव हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डज नॉट टेक प्लेस फॉर द इंसिडेंट रेडिएशन बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि जब तक इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को मीट नहीं करती है तब तक कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, एटलीस्ट उसके बराबर तो हो ना, ठीक है। और थर्ड केस में हम देखते हैं
कि अगर उसकी वैल्यू ज्यादा हो, अगर फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू नॉट, तो उस केस में क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव तो होगी, दैट मींस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की प्रोसेस तो होगी। लेकिन हमारे पास एक और चीज सामने क्या आ गई कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई न्यू के, विच इज द फ्रीक्वेंसी। दिस मींस maximum kinetic energy of a photoelectron depends upon the frequency of the incident radiation। अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करेंगे, ठीक है, लेकिन जो उन फोटॉन्स की एनर्जी है दैट विल बी सेम। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी का कोई रिलेशन नहीं है। यस, इट्स ऑल्सो ट्रू कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, और ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन था। अब आगे देखिए, जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है ये किस वजह से होता है, इलास्टिक कोलिजन होती है जब फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है। तो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन ने फोटोन से एनर्जी अब्जॉर्ब करनी है, वो एक सिंगल इवेंट है और ये एनर्जी की ट्रांसफर होने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, इट हैपन्स विदाउट एनी डिले। तो देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट फोटोन एंड द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन, और यही हमारा फोर्थ लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन था। अब कुछ पॉइंट्स देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल ओनली इफ द इंसिडेंट लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तभी पॉसिबल है अगर इंसिडेंट लाइट जो है वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में हो। तो इससे हमें क्या पता चला फिर कि लाइट इज ऑफ पार्टिकल नेचर, नॉट ऑफ वेव नेचर। अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उससे हमें ये क्लियर होता है कि जो हमारे पास लाइट है दैट इज ऑफ पार्टिकल नेचर। तो चलिए अब हम देखते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को, बेसिकली स्टडी करेंगे हम फोटॉन्स को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एस्टैब्लिश्ड that light in interaction with matter behaves as if it was made of packets of energy। बेटे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने हमें ये चीज तो बता दी कि जो लाइट है जब वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो इस तरह से बिहेव करती है जैसे कि वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी की बनी हुई हो, और हर एक पैकेट की वैल्यू कितनी है, उस एनर्जी की वैल्यू कितनी है, h इंटू न्यू, और जो लाइट क्वांटम है इज अ पार्टिकल कॉल्ड फोटोन। तो जो प्रॉपर्टीज हैं फोटोन की वो हम स्टडी करते हैं। इन इंटरेक्शन विद मैटर रेडिएशंस बिहेव एज इफ इट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स लाइक फोटोन। मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हुए रेडिएशंस बिहेव करती हैं ऐसे जैसे कि वो फोटॉन्स के बनी हुई हों, और हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, E इज इक्वल टू एच न्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा। बेटे ये जो रिलेशन है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ईच फोटोन हैज मोमेंटम p इज इक्वल टू h न्यू बाय c या फिर h बाय लैम्डा। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखिए, ऑल द फोटॉन्स ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ हैव सेम एनर्जी एंड सेम मोमेंटम व्हाटएवर बी द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। अगर हम फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इन दोनों को कांस्टेंट कर दें तो सारे के सारे फोटॉन्स की एनर्जी और मोमेंटम सेम होंगे, फिर चाहे उनकी इंटेंसिटी कितनी भी हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, जब हम किसी भी रेडिएशन की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमने इंक्रीज किए हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, लेकिन जो सारे फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी विल बी सेम, और इससे हमें क्या पता चलता है कि फोटॉन की जो एनर्जी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, all the photons emitted from a source of radiation travel through space with the same speed that is equal to speed of light denoted by small c। सारे photons जो किसी रेडिएशन के सोर्स से एमिट किए गए हैं वो स्पेस के थ्रू सेम ही स्पीड के साथ ट्रेवल करेंगे, और वो स्पीड किसके इक्वल होगी, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल c के साथ। The frequency of a photon gives the radiation a definite energy which does not change when photon travels through different media। फ्रीक्वेंसी की वजह से फोटोन के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि उनकी जो एनर्जी है वो चेंज नहीं होती जब वो डिफरेंट मीडिया को क्रॉस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वेलोसिटी ऑफ a photon in different media is different which is due to change in its wavelength। जब
फोटोन अलग अलग मीडिया में से क्रॉस करता है तो उसकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है, क्योंकि क्रॉस करते समय उसकी जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाएगी। फोटोन की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। बेटे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हमारे पास एक रिलेशन आया है, दैट इज m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, m नॉट इज इक्वल टू m इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर जो डिफरेंट सिंबल्स हैं पहले उनका मीनिंग देखिए। m क्या है यहाँ पर, मास ऑफ द पार्टिकल, v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, और जो m नॉट है वो क्या है, रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल। अब हमने जो पीछे प्रॉपर्टीज की हैं उनमें कहा था कि फोटोन मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, तो इसका मतलब क्या हो गया फिर फोटोन के केस में, v इज इक्वल टू c। तो अगर ये वैल्यू v इज इक्वल टू c हम सब्स्टिट्यूट कर दें ऊपर m नॉट की इक्वेशन में, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, m नॉट इज इक्वल टू m इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो एज अ रिजल्ट m नॉट किसके इक्वल आ गया, 0 के। सो फोटोन हैज 0 रेस्ट मास। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो वो ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड और ना ही मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में से किसी के भी द्वारा डिफ्लेक्ट नहीं किए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि जब भी फोटोन की किसी पार्टिकल के साथ कोलिजन होती है तो एनर्जी और मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड होते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो कंजर्व नहीं भी हो सकते, मतलब वो चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन एनर्जी और मोमेंटम विल ऑलवेज बी कंजर्व्ड इन अ फोटोन एंड पार्टिकल कोलिजन।